तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। शायद ही इस देश में, हिंदुस्तान में या दुनिया में संगीत, मौसीकी, म्यूज़िक का कोई ऐसा फ़ैन हो जिसने इस नाम को न सुना हो, या ये जो नाम है ये उसकी ज़िंदगी में रचा बसा ना हो। लता मंगेशकर। ऐसा लगता है जैसे ये नाम हमारे घर बचपन से जब से बड़े हुए, हमारे साथ साथ ये नाम भी चलता रहा और एक अटूट रिश्ता रहा इस नाम के साथ। और शायद हर एक शख्स का जिसे ज़रा सा भी संगीत का शौक़ हो, मुझे लगता है शायद ही दुनिया की क्या बात करें, मैं तो देश की सिर्फ बात कर रहा हूँ, कि इस देश में शायद ही ऐसे कान होंगे जिन कानों तक लता मंगेशकर की आवाज़ न पहुँची हो। अगर मैं गाने की बात करूं, इतने सालों में बचपन से तो हम लोग सुन कर बड़े हुए, पहले रेडियो पे, फिर वॉकमैन पे, फिर टीवी, बाकी सारी चीज़ें आती गई, तो हर एक कानों में ये आवाज़ शहद की तरह घुली हुई। चाहे खुशी के गाने हों, गम के गाने हों, उदास हों, मोटिवेशनल हों, मतलब हर मूड के, हर माहौल के आपके इर्द गिर्द, शादी ब्याह में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपका कोई भी रंग हो, कोई भी जश्न हो, गम हो, अफसोस हो, उसमें हमेशा ये आवाज़, ये सुर आपके इर्द गिर्द ही रहा है, आपके कानों में गूंजता रहा है। इससे खूबसूरत आवाज़ हिंदुस्तान में पहले शायद किसी ने नहीं सुनी, और यही वजह है कि जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा खिताब दिया था स्वर कोकिला का लता मंगेशकर को। पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। हालांकि अब लता जी या लता ताई नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़ सदियों तक कानों में इसी तरह घुलती रहेंगी। मुझे याद है एक लास्ट इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, उसमें एक डर जताया था और लता मंगेशकर ने अपने उस इंटरव्यू में कहा था, वो डर उनका ये था कि अब जो नई जनरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत सारी चीज़ें में फटाफट है, मतलब स्पीड में चाहिए, पेशेंस नहीं है। तो शायद जो विरासत है, जो उनके गाने को जो दर्जा और जो इज़्ज़त इस जनरेशन ने दी, आने वाले वक्त में उन्हें भूल जाएंगे। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है जिसे भी ज़रा भी संगीत का शौक़ है वो ज़िंदगी में कभी लता मंगेशकर को नहीं भूल सकता। और यही वजह, कल जब खबर आई, कल हमारे जो वीडियो एडिटर के हेड है अमित सिंह, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप लीक से तोड़कर संडे कहानी सुनाते नहीं, आप कल सुना दीजिए लता मंगेशकर के ऊपर। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, न दिल था, इसलिए कि इत्तेफाक की बात है, परसों रात ही थोड़ी सी खबर आ रही थी कि हालत नाजुक है, और मैं परसों रात, चूँकि सैटरडे की नाइट थी, तो मैं सारे ज़्यादातर लता मंगेशकर के गाने सुन रहा था जो मेरे फेवरेट हैं। मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना भूपेन हज़ारिका ने संगीत जो दिया था, दिल हून हून करे, मैं इसको पता नहीं कितनी बार सुन चुका हूँ, और जब भी सुनता हूँ एक सुकून सा मिलता है। तो कल मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं सुना पाऊँगा और मैं सिर्फ गाने सुनूंगा। और कल घर पे बैठकर जितनी भी सारी जो मेरे अपने फेवरेट थे सारे, बल्कि कल तो कुछ नए गाने भी सुन लिए, और बस उन्हीं चीज़ों में डूबा हुआ था। तो दिल भी नहीं किया था, हिम्मत भी नहीं थी, और इसीलिए कल कहानी भी नहीं सुनाई। लेकिन बहुत सारे लोगों के फिर मेल आए, मुझे लगा कि आज आप लोगों तक लता मंगेशकर के जो पूरी कहानी है, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुनी हो, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ। लता मंगेशकर के बारे में तारीफ़ करने का मतलब बेवकूफ़ी है, इसलिए कि वो उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर, और हम जैसे लोग क्या तारीफ़ करेंगे। तो एक ज़िम्मेदारी का नाम है लता मंगेशकर, और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ 13 साल की उम्र में उनके कांधों पर आई। 4 बहन ने, 1 भाई, उनकी परवरिश, घर चलाना, बाप का साया सर से उठ चुका था, और वहीं से एक ज़िम्मेदारी का सफ़र शुरू होता है, और फिर एक लता मंगेशकर का जन्म होता है। लता मंगेशकर, इनके पिता मराठी और माँ गुजराती थी। उसमें अपने ज़माने के मशहूर संगीतकार, रंगकर्मी, थिएटर करते थे, दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर जी के पिता थे, और उनकी माँ जो थी वो गुजराती थी। और 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। लेकिन पिता जो थे इनके गोवा से थे, और उस वक्त बाद में इनका जो मंगेशकर टाइटल है वो एक मंगे इलाका था वहाँ पर,
जिसकी वजह से मंगेशकर टाइटल इनके साथ जुड़ा। 4 बहनें और एक भाई। दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे, थिएटर भी कर रहे थे, अपनी इनकी ड्रामा कंपनी थी, सब कुछ घर में ठीक था। लेकिन जब पहली बार 9 साल की उम्र हुई लता मंगेशकर, तब लता मंगेशकर ने कहा था, एक हॉल में एक फंक्शन था जिसमें शास्त्रीय गायन होना था, कि मुझे भी गाना है। और तब पहली बार उनके पिता ने कहा था कि तुम क्या गाओगी, तुम बहुत छोटी हो। तो उन्होंने कहा था मैं गाऊंगी। उन्होंने कहा कौन सा राग गाओगी, तो उन्होंने एक राग का नाम लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है पहले तुम गाओ। और 9 साल की उम्र में पहली बार लता मंगेशकर ने शोलापुर में एक हॉल में गाना गाया था और लोगों ने बड़ी तारीफ की थी। इसके बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब लता मंगेशकर की उम्र सिर्फ 13 साल की थी, तभी 1942 में दीनानाथ मंगेशकर यानी लता मंगेशकर के पिता की मौत हो गई थी। जब लता जी का जन्म हुआ था तब उनका नाम असल में लता मंगेशकर नहीं था, बल्कि हेमा रखा गया था। उस वक्त दीनानाथ मंगेशकर एक प्ले कर रहे थे जिसमें उनकी लीड हीरोइन का नाम लतिका था। तो वहाँ से उन्होंने बाद में उठाया और उन्होंने कहा कि हेमा ठीक नहीं है, इसका नाम लता रखते हैं। तो अपनी ही एक कैरेक्टर के नाम पे उठाकर उन्होंने लतिका से लता अपनी बेटी का नाम रखा था, लता मंगेशकर का। 13 साल की उम्र में जब बाप का साया सर से उठ गया, 4 बहन एक भाई, माँ घर में, सबसे बड़ी लता मंगेशकर, पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कांधे पर आ गई। अब वो क्या करें। उनके पिता के दोस्त थे एक विनायक, जो फिल्में भी बनाते थे, थिएटर से भी जुड़े हुए थे और दीनानाथ मंगेशकर के दोस्त थे। उन्हें पता चला था उनके दोस्त की मौत हो गई, परिवार में सब छोटे हैं। तब उन्होंने लता मंगेशकर को कहा था कि चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। और विनायक कौन थे? बाद में आपने एक नाम सुना होगा, बहुत मशहूर हीरोइन नंदा। नंदा के पिता थे विनायक। तो पहली बार विनायक ने लता मंगेशकर को एक फिल्म में एक्टिंग के लिए ऑफ़र किया, लेकिन जिस प्रोडक्शन के साथ, कंपनी के साथ ये फिल्म बन रही थी, मराठी फिल्म थी, विनायक जी का झगड़ा हो गया, वो उस कंपनी से हट गए। लेकिन लता मंगेशकर ने वहाँ काम करना शुरू किया। 3 महीने की शूटिंग हुई, उस वक्त करीब 300 रुपये मिले। फिर तब विनायक ने कहा था जब ये फिल्म कंप्लीट हो जाए तब तुम मेरे पास आना। उसके बाद वो शोलापुर से कोल्हापुर पहुँच गई। फिर विनायक जी ने उनको अपने साथ रखा कुछ फिल्मों में, मराठी में। उस वक्त बड़ा नाम था मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने काम दिया। अब लग रहा था कि लता मंगेशकर के घर परिवार की जिम्मेदारी सब ठीक चल रही है, ठीक ठाक काम मिल रहा है, लेकिन बदकिस्मती ने फिर नहीं पीछा छोड़ा लता मंगेशकर का। 1946 में, यानी पिता की मौत के ठीक 4 साल के बाद, विनायक जी की भी मौत हो गई। एक तरह से एक गॉडफादर लता मंगेशकर का फिर से गायब, सर से हाथ उठ गया। फिर से वही सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद उनकी मुलाकात एक वसंत देसाई से होती है, जो म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। उन्होंने कुछ काम दिया और फिर असली जो ज़िंदगी में लता मंगेशकर के हैं, जिसने एक तरह से लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाया, वो थे एक म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर। विनायक जी की मौत के बाद लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट कर गई कि अब इसी में काम करना, थिएटर में, मराठी फिल्मों में, गाने में, तो मुंबई ही उसके लिए है। तो मुंबई पहुंच गई। वहाँ किराए के घर में ये लोग रहने लगे और एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, उस वक्त लोकल ट्रेन और तांगा यही सफ़र का ज़रिया होता था। और फरिश्ता बनकर आए गुलाम हैदर। गुलाम हैदर बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर। एक बार एक मराठी फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी और लता मंगेशकर वहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी। गुलाम हैदर के कोई एक शिष्य थे, उन्होंने सुना कि एक छोटी सी बच्ची, बड़ी सुरीली आवाज़, उन्होंने जाकर गुलाम हैदर को बताया कि एक नई लड़की आई है और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सुनिए। गुलाम हैदर ने कहा कि ठीक है, उसको बुलाओ। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कुछ सुनाओ। लता मंगेशकर ने गुलाम हैदर के ही म्यूज़िक जो कंपोज किया था वो गाने सुना दिए। वो बड़े खुश हुए इस आवाज़ को सुनकर। उन्होंने कहा कुछ और सुनाओ। फिर उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ रियाज करती हो? तब उन्होंने बताया कि मैं एक नाम लिया उन्होंने एक उस्ताद का। उन्होंने कहा अच्छा है, तुम सीखो। और इसके बाद गुलाम हैदर ने कहा कि मैं तुम्हें गाना दूंगा। ये वो दौर था जब नूरजहां और सुरैया इनका बोलबाला हुआ करता था और 47 में बंटवारा हो गया। नूरजहां पाकिस्तान चली गई और वो प्लेबैक सिंगिंग में एक बड़ा नाम, और सुरैया, इन दोनों का ही दबदबा था फीमेल वाइज में। और ऐसे वक्त में अब एक छोटी सी बच्ची 13 साल की उम्र, लता मंगेशकर मुंबई पहुंचती है। गुलाम हैदर
अब लता मंगेशकर को ट्रेन करना शुरू करते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। इस दौरान में एक फिल्म बन रही थी और उस वक्त के बड़े मशहूर डायरेक्टर थे एस मुखर्जी, शशाधर मुखर्जी। तो उनकी फिल्म बन रही थी शायद शहीद, और उसमें कामनी हीरोइन थी, और उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे गुलाम हैदर। वो लता मंगेशकर को ले गए, उन्होंने कहा एस मुखर्जी से कि ये इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सुनिए और उसको गाने का मौका दीजिए, इस फिल्म में मैं इससे गवाऊँगा। लेकिन एस मुखर्जी ने लता मंगेशकर से कहा कि ठीक है गाओ। उन्होंने गाया, सुनी आवाज़, सुनने के बाद उन्होंने कहा नहीं, मेरी हीरोइन के ऊपर ये फिट नहीं बैठेगी, इसकी आवाज़ बहुत महीन और पतली है। कहते हैं गुलाम हैदर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद वो वहाँ से निकले, लेकिन निकलने से पहले कहा एस मुखर्जी से, जो उसको बहुत बड़ा नाम था, कि आज आपने जिस आवाज़ को पतली और महीन बताया है, एक वक्त आएगा जब बड़े बड़े डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर इसी लता मंगेशकर के आगे पीछे घूमेंगे, मिन्नतें करेंगे कि उनकी फिल्म में ये गाना गाए। और ये कहकर वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद ये लोग बराबर में स्टेशन था, उस स्टेशन के पास पहुँचे, रुके हुए थे। कहते हैं कि वहाँ पे गुस्से में तब भी थे, लता मंगेशकर साथ थी, उनकी एक कज़न भी थी लता की। तो उन्होंने कहा कि ये जो गाना गवाया था, जो हीरोइन है जो शहीद फिल्म में, मैं गा रहा हूँ, बताओ कैसा है ये। उसके बाद वो गाना शुरू करते हैं, लता मंगेशकर उनके साथ गाना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं यही तो गाना था, इसमें बुराई क्या थी, इसमें आवाज़ कहाँ महीन और पतली। फिर उन्हें गुस्सा आता, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे गाना गवाऊँगा। इसके बाद अगली ही फिल्म जो गुलाम हैदर की थी, उसमें उन्होंने उनसे गाना गवाया, और उस फिल्म का नाम था, एक फिल्म थी शहीद के बाद। 1949 में ये जब ये गाना गाया, लता मंगेशकर को एक शुरुआती पहचान मिली, लेकिन यहाँ से तो एक सिर्फ शुरुआत थी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा अपने उर्दू पे और हिंदी पे, क्योंकि मराठी बैकग्राउंड था, उस पर मेहनत करो। अब इसका भी है कि लता मंगेशकर ने 36 ज़ुबान में 36 लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, 1000 से ज़्यादा मूवी, 5000 या 10,000 से ज़्यादा गाने। तो उन्हें लगा कि हाँ, ये हमें उर्दू सीखनी चाहिए। इसी दौरान में अनिल विश्वास एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे। लता मंगेशकर के साथ ये लोग स्टूडियो से निकले, और साथ में यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार थे। और उस वक्त सारे लोग चूँकि लोकल ट्रेन जो है उस पर ट्रैवल किया करते थे मुंबई में, तो ये सब लोकल ट्रेन में बैठे थे, अनिल विश्वास, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार। अनिल विश्वास ने दिलीप कुमार से मिलाया लता मंगेशकर को, कहा कि ये इस लड़की से मिलो, बहुत अच्छा गाती है, बहुत मीठा गाती है, इसका नाम लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में जावेद अख्तर के साथ ये बात कही है पूरी। दिलीप कुमार ने जब अनिल विश्वास ने कहा तो ऐसे नज़रें उठाई, लता मंगेशकर की तरफ देखा, और फिर उन्होंने कहा कि कहाँ से? तो उसने कहा ये मराठी। तो कहते हैं दिलीप कुमार ने सिर्फ एक लाइन कही, मराठी जो सिंगर होते हैं उनमें दाल भात बहुत होता है। अब ये बात दिलीप कुमार तो बोल गए, लता मंगेशकर उसका ट्रेन से उठ रही हैं, अपने घर गई, उन्हें ये बात दिल में लग गई कि मुझे यूसुफ भाई ने ये कहा कि मराठी सिंगर में दाल भात। अब दाल भात का मतलब ये होता है जो तलफ़ुज़ एक गायकी में, गाने में जो बोल होते हैं शब्दों के, उसमें ज़रा सा भी नुक्ता, ये सारी चीज़ें इधर उधर जो पूरा गाना बिगड़ जाता है। वो वही इशारा दिया था। तो उनके बात में इतना ये बात दिल में उतर गई लता मंगेशकर के, कि उन्होंने कहा यूसुफ भाई ने आज मुझे ऐसा कहा कि मेरी गायकी या मराठी सिंगर में दाल भात ज़्यादा होता है। परेशान थी तभी उन्होंने नौशाद म्यूज़िक डायरेक्टर जो मशहूर, उनके कज़न थे, उनको वो बहन मानते थे लता मंगेशकर को, वो उनको भाई मानती थी, घर आए तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे ऐसे यूसुफ भाई ने कहा और मुझे अपनी उर्दू सुधारनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक मौलाना को भेजा, नौशाद के जो कज़न है, और उसके बाद लता मंगेशकर ने उनसे उर्दू सीखनी शुरू की। उर्दू सीखते सीखते उसके बाद उन्होंने बाकी लैंग्वेज भी सीखे, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें सीखी ये सिर्फ एक वजह से, अगर उस दिन ट्रेन में दिलीप कुमार ने ना कहा होता कि ये मराठी इसमें दाल भात ज़्यादा होता है, तो शायद मैं कभी इधर ध्यान नहीं देती। तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट मैं यूसुफ भाई को देती हूँ। ये एक किस्सा था। उन्होंने कहा बाकी जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर आए उन्होंने उनको बताया कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है,
कितनी सांस माइक पे आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये सारे अलग अलग वक्त में। लेकिन जो असली पहचान मिली फिर, लता मंगेशकर इधर फिल्म इंडस्ट्री में थी, अब उनको गुलाम हैदर ने लॉन्च कर दिया। इससे पहले वो बहुत सारी मराठी फिल्मों में काम कर चुकी थी। 1948 के बाद 1949 में कमाल अमरोही एक बड़े नाम, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी महल। उसमें फिर उन्होंने गुलाम हैदर और बाकी सब गवा चुके थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें खेमचंद प्रकाश जी का संगीत था, तो लता मंगेशकर से गाना गवाया। और वो गाना था आएगा आने वाला, आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो महल के इस गाने ने कायदे से अगर कहें तो बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म में, प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर को एक पहली बार बड़ी पहचान दी। और यहाँ से फिर लता मंगेशकर ने पलट कर कभी पीछे नहीं देखा। और कहते हैं कि इसी महल के बाद एक तरह से नूरजहां और सुरैया, इन तमाम लोगों का दबदबा ख़त्म हो गया। इसके बाद तो फिर ऐसा कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर और डायरेक्टर नहीं था जिसने लता मंगेशकर की तरफ न देखा और जिसने अपने फिल्मों में न गवाया। और फिर फिल्में जो आनी शुरू हुई, बरसात राज कपूर साहब की, दीदार, बैजू बावरा, उड़ान, उड़न खटोला, मदर इंडिया, श्री 420, चोरी चोरी, अनारकली, मुगल आजम, मतलब 50-60 के एरा में आते आते हर घर में, हर कानों में लता मंगेशकर की आवाज़ गूंजने लगी थी। और इसी दौरान में जो एक गाना था चोरी चोरी, एक फिल्म आई थी उस वक्त, और उस चोरी चोरी को लेकर भी एक बड़ी कहानी है। चोरी चोरी में एक गाना गाया था लता मंगेशकर ने, रसिक बलमा, और ये गाना आज भी बहुत, आप सुनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत गाना है। और उस ज़माने में ये बेहद मतलब मकबूल हुआ था बहुत ही ज़्यादा। तो इस गाने के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई। इस गाने को उस वक्त कई फिल्म फेयर अवार्ड के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर और बाकी चीज़ों के लिए चुना गया था, और चोरी चोरी को मतलब बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए अवार्ड दिया जाना था। और फिल्म हिट थी। इस फिल्म को फिल्माया गया था नरगिस पर, गाया था लता मंगेशकर ने। तो जब इसके जयकिशन थे, शंकर जयकिशन म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो जब फिल्म फेयर अवार्ड हुआ तो शंकर जयकिशन ने लता मंगेशकर जी से कहा कि अवार्ड फंक्शन में आप एक बार ये कुछ गाने की लाइनें गा दीजिए, रसिक बलमा। तो कहते हैं लता मंगेशकर ने शंकर जयकिशन को मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ये नहीं गा सकती। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि ये अवार्ड म्यूज़िक को दिया गया, फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर को दिया गया, सिंगर को नहीं दिया गया है। तो जब सिंगर को नहीं दिया गया तो फिर मैं क्यों गाऊं? और तब तक फिल्म फेयर अवार्ड में जो है प्लेबैक सिंगर की कोई कैटेगरी नहीं थी अवार्ड की। 1957 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त तक सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर, एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, ये सारे कैटेगरी थे, लेकिन प्लेबैक सिंगर का नहीं था। तो शंकर जयकिशन जी को बुरा भी लगा, और ये बात फिर फिल्म फेयर के जो स्पॉन्सर हैं, जो फिल्म फेयर करते हैं, टाइम्स ग्रुप, बेनेट कोलमैन, उन तक पहुंची। उन्हें भी लगा कि हाँ, ये म्यूज़िक डायरेक्टर को तो दे रहे हैं, सिंगर को हम प्लेबैक नहीं देते। उसी वक्त फिल्म फेयर ने डिसाइड किया कि अब एक नई कैटेगरी शुरू करेंगे, और वो हैगा फीमेल सिंगर का भी प्लेबैक और मेल। 1958 में, अगले साल फिल्म फेयर में ये शुरू हो गया प्लेबैक सिंगर, और अगले ही साल पहला फिल्म फेयर अवार्ड प्लेबैक सिंगर का जो है वो लता मंगेशकर को मिला। 1957 में उन्होंने कहा था कि मैं नहीं गाऊंगी, क्योंकि प्लेबैक सिंगर नहीं था। और ये जो मिला उनको 1958 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड, ये उन्होंने फिल्म बिमल राय की फिल्म थी मधुमती, और उसके लिए गाना गाया था आजा रे परदेसी, जो वैजंती माला के ऊपर फिल्माया गया था। तो ये उनकी फिल्म फेयर का अवार्ड जो था ये पहला उनसे शुरू हुआ 1958 में। 1970 तक लता मंगेशकर को बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले, लेकिन 1970 में खुद लता मंगेशकर ने फिल्म फेयर वालों से कहा कि अब वो उनके गाने को अपने अवार्ड के लिए ना सिलेक्ट करें। मैं चाहती हूँ कि अब नए सिंगर्स को आप इस प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में जो भी ये दें, मेरे गाने को आप इस अवार्ड से बाहर रखिए। 1970 में, और उसके बाद फिर बहुत आगे चलकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ज़रूर लिया, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड फिर कभी नहीं लिया लता मंगेशकर ने। इसी से जुड़ा हुआ एक और भी किस्सा है कि जब रसिक बलमा, ये फिल्म चोरी चोरी का जब गाया था लता मंगेशकर ने, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फेमस, मतलब पॉपुलर था। तो एक और बहुत बड़े डायरेक्टर थे महबूब खान, महबूब स्टूडियो भी है, बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का। तो ये गाना उन्होंने यहाँ इंडिया में सुना था उस वक्त,
और उस गाने को बहुत पसंद करते थे। इत्तेफाक से उसी वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको फिर इलाज के लिए ले जाया गया अमेरिका, लॉस एंजलिस। वो लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में भर्ती थे। एक दिन अचानक उन्हें बड़ी बेचैनी हुई और उन्हें लगा कि उनके दिल को सुकून मिलेगा तभी जब वो ये गाना सुनेंगे, रसिक बलमा, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और वहाँ कोई कैसेट और ये उस वक्त था नहीं, तो वो क्या करें। तो उन्होंने इंटरनेशनल कॉल बुक किया और लता मंगेशकर को कॉल किया और कहा कि मैं यहाँ हूँ, ऐसे ऐसे हूँ और आप बुरा ना माने, तो मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ आपसे, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। लता मंगेशकर ने फ़ोन पे वो गाना सुनाया। इसके बाद महबूब खान ने कहा कि हो सकता है मैं एक दो बार और आपसे गुजारिश करूं तो आप क्या मुझे फ़ोन पे गाना सुनाएंगे। लता मंगेशकर को ये पता था कि महबूब खान को दिल का दौरा पड़ा, वो वहाँ इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप कभी भी बेतकल्लुफ़ होकर फ़ोन कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं अगले 20 बार उन्होंने कॉल बुक किया और अमेरिका के उस लॉस एंजलिस के अस्पताल के बेड से 20 बार फ़ोन पे लता मंगेशकर से उन्होंने इस गाने की फरमाइश की और लता मंगेशकर ने रसिक बलमा उनको फ़ोन पर सुनाया, महबूब खान को। तो उन दोनों से जुड़ी हुई दोनों चीज़ें थी। इसी के साथ एक और चीज़ जो लता मंगेशकर जी की ज़िंदगी में हुई और वो बड़ी अजीब थी। 1962 लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम हो चुकी थी। तकरीबन 14-15 साल हो गए थे उनको गाते हुए। हर बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिल्में में लता मंगेशकर। अब उनकी आवाज़ एक तरह से फिल्म के हिट होने की भी गारंटी होने लगी थी। उसी वक्त 1962 में अचानक उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उन्हें पेट में दर्द होता, कई बार उल्टियाँ आती और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लता मंगेशकर डर गई कि अब शायद वो दोबारा प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो रही है और उसकी वजह से उल्टियाँ और उसकी वजह से उनकी आवाज़ पे भी असर पड़ रहा है। तो परेशान थी। उषा मंगेशकर, उस वक्त उनकी बहन भी उनके साथ थी। एक रसोई, एक नौकर रखा हुआ था उन्होंने जो खाना बनाता था। और 3 महीने हो गए और उनकी तबीयत, पेट और ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही है और वो फिल्म में गाना नहीं गा पा रही। इसी के बाद एक रोज़ जब वो सुबह उठी तो बहुत तेज़ दर्द था उस दिन, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर, और उल्टी भी काफ़ी हुई। परेशान हो गए घर वाले, डॉक्टर को बुलाया, उनके फैमिली डॉक्टर आए। फैमिली डॉक्टर ने कहा कि हमें पेट का एक्सरे कराना पड़ेगा। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके, तो किसी तरह इंतज़ाम किया गया। उसका एक्सरे उनके घर पे हुआ और जो उल्टी की उसके फिर सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने हर एक को हैरान कर दिया। पता चला कि स्वीट पॉइज़न दिया जा रहा है लता मंगेशकर को, स्लो पॉइज़न, और वो पॉइज़न उनके खाने के ज़रिए उन्हें दिया जा रहा है और ये काफ़ी दिनों से दिया जा रहा है और उसी की वजह से उनकी ये हालत बिगड़ रही है। अब जैसे ही ये बात पता चली और रिपोर्ट आई, उसी वक्त जो उनकी बहन थी उषा मंगेशकर, उन्होंने उनके घर में जो खाना बनाता था उसको कहा कि आज के बाद तुम खाना नहीं बनाओगे, आज के बाद किचन में खाना मैं बनाऊंगी दीदी के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा आज से हिसाब किताब ख़त्म। कहते हैं कि उस नौकर ने इसके बाद पलट के भी नहीं पूछा, उसके बकाया भी थे, वो भी पैसे नहीं लिए। इंटरव्यू में खुद लता मंगेशकर ने एक जगह कहा है, और उन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं लिया और वो बस कहने पे और वो घर छोड़ के चला गया, न हिसाब किया न बताया। इसके बाद अब इलाज शुरू हुआ। अब धीरे धीरे लता मंगेशकर के अंदर एक डर भी बैठा हुआ था कि स्लो पॉइजन पता नहीं कब से दिया जा रहा है, क्या होगा, मैं गा पाऊंगी कि नहीं गा पाऊंगी। और कहते हैं उस वक्त मजरूह सुल्तानपुरी जो गीतकार बहुत मशहूर, उन्हें जब ये सारी चीज़ें पता चली तो वो डेली शाम को लता मंगेशकर के घर पहुंच जाते और पहुंचने के बाद उनको अपनी शायरी, अपनी कहानियाँ सुनाकर उनका दिल बहलाते और उनके दिमाग से ये निकालने के लिए कि अब खाने में आपके कोई जहर नहीं दे रहा है, वो वही खाना खाते जो लता मंगेशकर को दिया जाता उनके घर में, ताकि उनका हौसला बढ़ा सकें। और ऐसा काफ़ी दिनों तक चला और इससे लता मंगेशकर को उभरने में काफ़ी मदद मिली। बाद में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें किसने जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन सबूत नहीं था, और सबूत नहीं था और मैं सिर्फ नाम लेती तो शायद कोई फ़ायदा नहीं होता, वो छूट जाता। हालांकि मुझे लगता है कि अगर उस वक्त नाम लेती और पुलिस जांच करती तो फिर पुलिस सबूत भी निकाल लेती, लेकिन वो और दौर था, शायद कुछ मजबूरियां होंगी, शायद कुछ ऐसे नाम होंगे जो खुद लता मंगेशकर नहीं चाहती थी कि सामने आए।
लेकिन उन्होंने ये बात, ये हवाई बातें नहीं है, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया कि हाँ उन्हें पॉइज़न दिया गया था और खाने में दिया जा रहा था, और उन्हें ये भी पता चल गया था कि कौन दे रहा था, लेकिन सबूत नहीं है इसलिए नाम नहीं लूँगी, यह हकीकत है। खैर, इसके बाद इलाज शुरू हुआ, पता चला, और लता मंगेशकर ठीक हो गई, उनकी आवाज़ भी पहले जैसी हो गई। और जब वो ठीक हुई तो उसके बाद उन्होंने कमबैक में जो पहला गाना गाया था, वो गाना भी अपने आप में सुपरहिट था। जब इस पॉइज़न वाले केस के बाद जो रिकॉर्डिंग पहले गाने की थी वो थी कहीं दीप जले कहीं दिल। ये 1962 की बात है। इसके बाद 1963 आता है, एक ऐसा गाना जो किसी फिल्म के लिए नहीं है, जो किसी फिल्म में नहीं फिल्माया गया, जो किसी हीरो हीरोइन पे नहीं फिल्माया गया, और वो गाना आज भी जब भी कहीं बजता है तो हर एक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस गाने को लता मंगेशकर ने गाया था, और उस गाने का अपना एक इतिहास है, जिस गाने पे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे, ऐ मेरे वतन के लोगों। जब ये पॉइज़न वाला केस हुआ, इसके बाद ये 1963 की बात है, जब ये बात, इस गाने की बात आई। दिल्ली में एक फंक्शन था, आज़ादी 26 जनवरी जो होता है उसके बाद। अब उसमें यह था कि कुछ देशभक्ति के गाने गाने चाहिए। मुंबई में कई लोगों को कांटेक्ट किया गया। उस वक्त एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, सी रामचंद्रन, साउथ के। सी रामचंद्रन साहब को कहा गया कि एक ऐसा गाना जो दिल्ली में होगा परफॉर्मेंस, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे बड़े लोग होंगे, और वहाँ पे परफॉर्म करना है। उस वक्त चीन के साथ भी अपना बड़ा वो चल रहा था, चीन के साथ जंग वंग। सी रामचंद्र ने इस गाने के लिए बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया। जो इस गीत को लिख रहे थे गीतकार, वो काम दिया गया प्रदीप को। प्रदीप साहब एक बहुत बड़े गीतकार, और कहा गया कि कुछ ऐसा हो जो वाकई लोगों के अंदर जोश भर दे। अब सी रामचंद्रन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रदीप साहब को लिखना है। अब वो समझ में उनको नहीं आ रहा कि क्या लिखा जाए ऐसा जो राष्ट्रभक्ति रगों में दौड़ा दे। फिल्मी गीत नहीं है, फिल्मी गाना नहीं है, ऐसी जगह पे गाना है जहां बड़े बड़े लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी उधेड़बुन में थे प्रदीप, और वो सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं। एक बार वो माहिम इलाके में घूम रहे थे, शाम का वक्त था, तो प्रदीप को अचानक अब गाने की कुछ लाइनें याद आई। पर दिक्कत यह थी कि पास में कलम नहीं, कागज़ भी नहीं, क्या करे। तो एक वहीं पे सिगरेट वाला था, पान की दुकान थी, उससे उन्होंने पेन या पेंसिल लिया, और जो सिगरेट का पैकेट था, कागज़ था नहीं, उसके अंदर जो चमकीला पेपर होता है सिल्वर, उसका सिगरेट के पैकेट को फाड़ा और उसको निकाला और उस पर लिखा। तो कोई सिख, कोई जाट, मराठा, ये सारे जो पूरा अंतरा था, ये उन्होंने वहाँ पे खड़े खड़े उनको याद आया और तब लिखा। और उसके बाद ये पूरा गाना उनका तैयार हुआ, ऐ मेरे वतन के लोगों, जो शुरू में 81 या कितनी लाइन थी, फिर बाद में 31 हुई, 21 हुई, फिर 17 हुई। और ये जब लिखा, इसके बाद अब ये हुआ कि सी रामचंद्र उस वक्त और लता मंगेशकर के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इस गाने को आशा भोसले से गवाएंगे। बाकायदा आशा भोसले को बुलाया गया, रिहर्सल, कई दिनों तक रिहर्सल भी हो गई। लेकिन प्रदीप जी चाहते थे कि ये गाना लता मंगेशकर गाए, बट मुश्किल ये थी कि सी रामचंद्र तैयार होंगे कि नहीं, क्योंकि वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो एक दिन उन्होंने डरते डरते अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये गाना लता मंगेशकर गाएं और उनके ऊपर ज़्यादा सूट करेगा। पता नहीं क्या सूझा और सी रामचंद्र फ़ौरन मान गए। और इसके बाद आशा भोसले के साथ कई बार रिहर्सल हो चुका, लेकिन आखिर में उन्होंने लता मंगेशकर से ही ये गाना गवाया। इसके बाद 27 जैन को दिल्ली में एक फंक्शन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी तमाम उनके लोग, कैबिनेट, और उन सब के सामने लता मंगेशकर ने ये गाना गाया। जब गाया तो कहते हैं नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। सिर्फ नेहरू जी नहीं, वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे। और इसके बाद फिर उन्होंने पूछा ये कौन है। इसके बाद फिर नेहरू जी की उसके बाद से जो दोस्ती है, उन्होंने कहा कि आप जब भी मुझसे मिलेंगी, लता मंगेशकर से कहा था,
तो आप प्लीज़ मुझे ये गाना ज़रूर सुनाइएगा। और कई ऐसे मौके मिले जब मुलाकात हुई तो लता मंगेशकर ने गाना सुनाया। अगले दिन फिर जो एक अपने घर पे उन्होंने चाय पे भी बुलाया, और उसी दिन लता मंगेशकर की एक बहन की शादी थी महाराष्ट्र में, तो वो लेट भी हुई लेकिन फिर गई वापस। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके अलावा चीन के साथ जब जंग हो गई तब ये था कि बॉर्डर पे सारे अपने सेना के जवान थे। उस वक्त सुनील दत्त, उन्होंने कहा कि बॉर्डर का हौसला बढ़ाने के लिए वो आए थे 1 लाख का चेक देने के लिए जवाहरलाल नेहरू को, आर्मी के लिए। तब उन्होंने कहा था कि कुछ और आप लोग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम बॉर्डर पे जाकर जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। तब सुनील दत्त ने नरगिस और बाकी लोगों को टीम लेके एक तैयार की, जिसमें लता मंगेशकर भी थी, और ये जाकर सरहद पर उन्होंने ये गाना गाया जिसने जवानों के अंदर एक जोश भर दिया था। 1983 में जब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, तो उस वक्त आज के जैसे हालात नहीं थे। अब तो आईपीएल में करोड़ों 15-15 करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। तब हमारे पास इतने, इंडियन टीम में भी इतने पैसे, बीसीसीआई इतनी अमीर नहीं थी। तो जब लौट कर आए तो ये था कि क्या किया जाए। लता मंगेशकर ने एक म्यूज़िकल कंसर्ट किया था सिर्फ इस विनिंग टीम के लिए, जिसमें सारे भारतीय क्रिकेटर थे, और लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत बड़ी शौकीन रही हैं। इसके बाद उन्होंने उस वक्त 83 में इस विनिंग टीम के हर प्लेयर को 1 लाख रुपए दिए थे, इस म्यूज़िकल कंसर्ट के ज़रिए जो पैसे इकट्ठा हुए थे। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि इसी का एक दूसरा ये है कि जब वो मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तो उनका ये था कि स्टूडियो में जाकर सुबह से शाम तक बैठना, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये ऐसे मिलते थे। और मलाड से उनका स्टूडियो थोड़ा दूर होता था, तो आमतौर पर लोग मलाड लोकल ट्रेन से उतरने के बाद तांगा से स्टूडियो तक जाते थे। उन्हें लगता था कि इतने पैसे है नहीं, तो मलाड से तांगा नहीं पकड़ती थी, पैदल ही स्टूडियो चली जाती थी और वापस आती थी मलाड के पास जो सब्ज़ी उब्जी बिकती है स्टेशन पे, वहाँ से सब्जियाँ खरीदती हरी, और फिर घर आती ताकि वो जो भाई बहन है बाकी उनको खिला सकें। तो पैसे बचाने के लिए वो तांगा भी यूज़ नहीं करती थी। यहाँ तक कि कैंटीन में दिन भर, वो उनका कहना था कि शुरुआत में स्टूडियो या उसके बाहर के कमरे में ही बैठी रहती, जब बुलाया जाता तब रिकॉर्डिंग होती। बाद में पता चला ना उन्हें कि स्टूडियो में कैंटीन भी है जहाँ चाय भी मिलता, खाना भी मिलता है, लेकिन उन्हें लगता था कि ये खाएंगे तो फिर पैसे खर्च हो जाएंगे और घर में जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो उन पैसों को बचाकर, तांगे के पैसे बचाकर, कैंटीन में ना खाकर घर के लिए सब्जियां खरीदती थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लता मंगेशकर, शोहरत, दौलत सभी उनके कदमों में थी, लेकिन एक जिम्मेदारी ने जन्म दिया था लता मंगेशकर को। हालांकि एक अफसोसनाक पहलू और भी है लता ताई या लता मंगेशकर जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई। पूरी ज़िंदगी उन्होंने शादी नहीं की, और इसको लेके एक लंबी कहानी है। राज सिंह डूंगरपुर भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे, अब तो डायरेक्टर होते हैं, पहले उस ज़माने में, और एक अच्छे क्रिकेटर। राजस्थान में एक इलाका है डूंगरपुर, तो वहाँ के महाराज थे, और वहाँ के महाराज के ये तीसरे वो थे, तो शाही परिवार से थे। और कहते हैं जो हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के जो इकलौते भाई, उन्हें क्रिकेट का बड़ा शौक़ था। तो मुंबई में अक्सर वो क्रिकेट के मैच देखते थे, और वहीं उनकी मुलाकात राज सिंह डूंगरपुर से हुई। राज सिंह डूंगरपुर उधर गाने के शौकीन थे, उन्होंने लता मंगेशकर के गाने सुने। फिर हृदयनाथ मंगेशकर के ज़रिए दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे कहते हैं दोनों में प्यार हुआ, बात शादी तक पहुंची थी, दोनों की शादी भी हो जाती। लेकिन राज सिंह डूंगरपुर शाही घराने से थे, और ख़ास तौर पर उनकी माँ और उनकी मौसी, वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहती थी कि लता मंगेशकर उनके ख़ानदान में आए, इसलिए कि उनकी नज़र में लता मंगेशकर एक आम परिवार से थी, शाही परिवार से नहीं थी, सामान्य परिवार से थी, और उनके परिवार में जो शादियां होती हैं वो शाही घरानों में ही होती हैं। बट राज सिंह डूंगरपुर ने वादा किया था कि वो शादी करेंगे तो लता मंगेशकर से करेंगे। कहते हैं ये भी है कि वो लता मंगेशकर से जब मिलते थे, कोई और आसपास ना होता था, तो वो उनको मीठू नाम से बुलाते थे। इनके इश्क का फसाना लंबा चला, लेकिन बहुत शालीनता के साथ, और दोनों ने एक दूसरे के साथ वफा निभाई। 2009 में राज सिंह डूंगरपुर की मौत हुई थी। उन्होंने शादी नहीं की, लता मंगेशकर ने भी कभी शादी नहीं की। तो इन दोनों की ये एक तरह से ये कहानी है, जिसपे बाद में किताब भी लिखी
जो बीकानेर की राजकुमारी हैं प्रिंसेस राजश्री, ये डूंगरपुर की बहन की बेटी हैं। तो इन्होंने एक अपनी बायोग्राफी लिखी थी, पैलेस ऑफ क्लाउ इज़ अ मेमोयर। इसमें उन्होंने लिखा था कि क्यों लता मंगेशकर प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर नहीं बन पाई। उन्होंने इसकी वजह बताई कि उनकी डूंगरपुर की माँ और मौसी, हालांकि जो नई जनरेशन थी जैसे ये खुद, वो सारे बच्चे और ये सब कुछ, ये लोग चाहते थे कि राज सिंह शादी कर लें। उनके परिवार की तरफ से बहुत सारे दबाव भी पड़े शादी के लिए, बट राज सिंह कपूर ने कहा कि नहीं, अगर लता मंगेशकर से नहीं तो फिर किसी से नहीं, और उन्होंने अपना वादा निभाया, शादी नहीं की। और 2009 में जब उनकी डेथ हुई, मौत हुई, तब जाकर ये रिश्ता टूटा। जीते जी नहीं टूटा, हालांकि दोनों की शादी नहीं हुई। और लता मंगेशकर 93 साल की उम्र में ये दुनिया को उन्होंने विदा किया, लेकिन उन्होंने भी शादी नहीं की। हालांकि कई बार उनसे पूछा गया, कई बार पूछा गया था, तो उन्होंने कहा हमारे बहन और बाकी लोगों ने की, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर लगा उन्हीं के साथ ठीक हूँ, तो फिर कभी मन नहीं किया। तो ये एक कहते हैं ना कि एक इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कचोटती हैं दिल को। शायद ये मोहब्बत और प्यार और ये शादी राज सिंह डूंगरपुर, ये एक ऐसा कोना रहा और यह एक ऐसी ख्वाहिश रही जो पूरी नहीं हो पाई। लता मंगेशकर जी को 1999 में राज्यसभा भी भेजा गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और वो 2005 तक रहीं राज्यसभा की मेंबर। हालांकि उन्होंने बहुत कम ज्वाइन किया। उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स उन्हें समझ में नहीं आता और पॉलिटिक्स की बातें भी समझ में नहीं आती। मैंने मना किया था, मुझे राज्यसभा में मत भेजो, जो अलग से कोटे से भेजा जाता है आर्टिस्ट और बाकी लोगों को, तो उसी से भेजा गया था, और वाजपेयी जी ने ज़ोर दे के भेजा था। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी, मतलब मेरी अच्छी यादाश्त नहीं रहेगी। एक तो मैंने सेशन कम ज्वाइन किया, दूसरा मुझे पॉलिटिक्स की समझ नहीं। 2001 में इस देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न लता मंगेशकर को दिया गया था, 2001। और इससे पहले 3 बार राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड सिंगिंग के लिए आपको मैंने बताया ही। और जितने भी अवार्ड, मतलब कुल मिला के ये कहा जाए तो अवार्ड या पुरस्कार शब्द भी लता मंगेशकर के आगे छोटा हो जाता है। वो सारी चीज़ें मिली। जो 3 बड़े सिंगर हैं उनके साथ भी इनके रिश्ते बड़े अच्छे रहे, मुकेश, किशोर और रफ़ी। हालांकि तीनों के लेकर कई किस्से भी हैं। मुकेश, ये तीनों वो अपना भाई मानती थी। किशोर कुमार के साथ तो एक उनका बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि एक बार उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन में थी, लोकल ट्रेन में, तो देखा एक लड़का मेरे पीछे घूर रहा है। तो वो बोली कि मैं थोड़ी डरी, फिर बाहर उतरी, तो फिर जब चलने लगी तो देखा पीछे फॉलो कर रहा है। फिर वहाँ से स्टूडियो पहुँची तो देखा कि स्टूडियो में भी मेरे पीछे आ गया है। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। फिर बाद में पता चला कि ये किशोर कुमार है। तो ये भी गाना गाने आया। मोहम्मद रफ़ी के साथ एक से एक रोमांटिक गाना गाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसमें उन दोनों में करीब कुछ साल बात नहीं हुई थी। फिर बाद में रिश्ते ठीक हुए। गाने के रॉयल्टी को लेकर उस वक्त होता ये था कि एक सिंगर जो प्लेबैक सिंगर है, जब गाना गाता है किसी भी फिल्म के लिए, तो उस गाने के पूरे राइट्स जो हैं उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास होता है, जो फिल्म बना रहा है, जो पैसे लगा रहा है। म्यूज़िक डायरेक्टर के पास भी नहीं होता है, तो वो राइट्स उनका होता था। लता मंगेशकर ने कहा कि जब एक सिंगर गाना गाता है तो फिर ये गाना जब भी चले लाइफ में कभी भी, तो उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपया 2 रुपये जो भी उस कीमत के हिसाब से हो। तो उस वक्त बहस हुई थी कि नहीं, ये तो प्रोड्यूसर का काम है, उसने फिल्म में पैसे लगाए हैं, वो उसकी है। तो मोहम्मद रफ़ी भी ये कह रहे थे कि रॉयल्टी हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का मामला, वो पैसे लगाते हैं, हमें जो गाना गाते हैं उसकी फ़ीस हमें एक बार मिल गई, ख़त्म। पर लता मंगेशकर कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। तो उसको लेके कुछ अनबन हुई थी, लेकिन फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया, फिर तो रॉयल्टी भी मिलने लगी। तो ये भी एक उनके साथ किस्सा जुड़ा हुआ था। किस्से इतने हैं कि मतलब ख़त्म ही ना हो, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी याद ये है कि बेशक लता जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने हम जब चाहें सुन सकते हैं, और जो जिसकी जो पसंद है वो सुन सकते हैं। मेरी अपनी, मैंने कहा कि जैसे मेरे फेवरेट, आपको दिल हून हून करे, ऑल टाइम फेवरेट है। इस गाने के जो बोल हैं, इस गाने में जो आलाप है, ऐ दिले नादा, रज़िया सुल्तान फिल्म का गाना आप जितनी बार सुने, या यारा सिली सिली, इस गाने को आप सुनिए तो एक अजीब सी कशिश होती है। तेरे लिए हम हैं जिए, वीर ज़ारा का ये गाना, इसकी अलग ही एक मिठास है, इसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। मुग़ल आज़म का वो गाना प्यार किया तो डरना क्या, जिसकी लाइन
कि मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, या फिर 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत एक प्यार का नगमा है। संतोष आनंद जी का वो गीत मुकेश के साथ, ये गाना आप जब भी सुनेंगे एक सुकून ही मिलता है। ये समा समा है ये प्यार का, ये अपने आप में ऑल टाइम गाना। एक और गाना जो हालांकि ज़्यादातर लोग कहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में सुनते हैं, लेकिन लता मंगेशकर ने भी इसको बहुत ही खूबसूरती से गाया, बल्कि असली कहानी तो यह है कि लता मंगेशकर ने इसका गाने को गाकर किशोर कुमार को सिखाया। वो गाना था मेरे नैना सावन भादो। कहते हैं इस गाने का राग बड़ा मुश्किल था, और जो इसके डायरेक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, वो चाहते थे कि आर डी बर्मन, वो चाहते थे कि किशोर कुमार इस गाने को गाए। और किशोर कुमार ने जब ये गाना सुना और ये राग सुना तो उन्होंने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं गाऊंगा। तो फिर ये हुआ कि ऐसे राग आलाप मोहम्मद रफ़ी गा सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा उनसे गवा लो, पर आर डी बर्मन की ज़िद थी कि नहीं ये गाएगा तो किशोर कुमार ही गाएगा। फिर इसमें यह था कि इसमें 2 वर्जन थे, एक फीमेल वर्जन एक मेल वर्जन। तो किशोर कुमार लगातार टालते रहे, लेकिन आर डी बर्मन पीछे पड़े रहे। फिर किशोर कुमार ने एक रास्ता निकाला, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, पहले आप लता से गवा लो, उसके बाद यही गाना मैं गा दूंगा। तो उन्होंने कहा ये आइडिया ठीक है। इसके बाद लता मंगेशकर के पास पहुँचे, लता मंगेशकर ने ये गाना गा दिया। कहते हैं उस गाने की एक रिकॉर्डिंग उठाकर लाकर आर डी बर्मन ने किशोर कुमार को दे दिया और कहा कि ये लो। अगले 6-7 दिन तक किशोर कुमार कमरे में बंद रहे और इस गाने को बार बार सुनते रहे। 7वें दिन अचानक वो निकलते हैं और पहुंचते हैं आर डी बर्मन के बाद, कहते हैं चलो रिकॉर्ड करो। उसका गाना की रिकॉर्डिंग होती है और कहते हैं कि वो पूरा गाना उन्होंने वैसे ही गाया जैसे लता मंगेशकर ने गाया था। और बाद में एक अवार्ड फंक्शन में कहा किशोर कुमार ने कि ये मैंने जब ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, मेरे नैना सावन भादो, कि बहुत अच्छा गाया किशोर ने, तब उन्होंने कहा था कि असल में तो ये लता ने गाया था, मैं तो उसकी कॉपी की थी। तो लता मंगेशकर ने जवाब दिया कि नहीं, ये गाना मैंने सिर्फ और सिर्फ किशोर के लिए गाया था। तो ये भी एक ऐसा भी रिश्ता था। तो ये थी कहानी लता मंगेशकर, हिंदुस्तान की आवाज़, बल्कि पूरी दुनिया की आवाज़। मुझे बड़ी खुशी हुई कल मैंने जैसे देखा सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पर भी कल लता मंगेशकर थी। ये नफ़रत हिंदू मुस्लिम इन सब से हटकर, तो अच्छा लगा कि कैसे आर्ट एंड कल्चर संगीत जोड़ता है। इसी पे एक और चीज़ याद आई, कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल था, मेरा फ़र्ज़ है इसको बताना, और उसमें ये था कि शाहरुख खान और पूजा ददलानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, वो जो शाहरुख की मैनेजर आर्यन केस में बड़ा हर जगह कोर्ट वोट में वही जा रही थी। तो दोनों की एक तस्वीर थी, लता मंगेशकर की पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर पूजा ददलानी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी और शाहरुख खान फातिहा पढ़ रहे थे। मुस्लिम में ये होता है कि जब आप दुआ कहते हैं या फातिहा, अलग अलग टर्म है, आप प्रार्थना समझ लीजिए, तो उसमें ये होता है कि आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद अब उसको लेके बड़ा वायरल हो गया, क्योंकि बीच में शाहरुख खान ने अपने मास्क हटाए और थोड़ा यूं किया, तो कुछ में आ गई बात वही थूक जिहाद और ये सारी चीज़ों की। हंसी भी आई मुझे बहुत। तो फातिहा पढ़ते हैं या फिर दुआ पढ़ते हैं, तो मुस्लिम में एक ये है कि आप फूंकते हैं, ऐसे ऐसे आप किसी को भी, या सामने बहुत सारे तो ऐसे ही चीज़ें भी हैं, आप किसी मज़ार दरगाह पे जाओ, किसी मौलाना के पास जाओ, तो वो कुछ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं और फिर सामने वाले को फूंकते हैं। तो वो चीज़ें थी जिसको लेकर भी कुछ लोग जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, उन्होंने इसको पता नहीं क्या से क्या रंग देने की कोशिश की। हालांकि बाद में सब जब ये सच्चाई सामने आई तो फिर क्लियर भी हो गया। एक ऐसे मौके पर ऐसी चीज़ें का होना अफसोसनाक होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोग हैं जो हमारे देश को यूं ही बदनाम कर रहे हैं। अब आते हैं आज के सिलसिले के ऊपर। विकास बांगुर, आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विकास जी। नेहा सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा सिंह। हैप्पी बर्थडे अमन सिंह। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे अजीत किराड़ जी का है, और रजत किराड़ ने भेजा है। इसके अलावा रवि शर्मा भागलपुर से, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे। नवाघन डाभी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, अहमदाबाद से हैं ये। इसके अलावा आयशा खान और जाहिद अंसारी ने भेजा है, इनका कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा हशमीत सिंह हैं और सुरिंदर सिंह जी ने भेजा है, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे। सुमित गंगवार हैं और इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सुमित। अतुल गंगवार ने भेजा है। इसके अलावा समीत, ये राजस्थान पुलिस में है, चूरू से है, और विकास चौधरी जी ने भेजा है, इनका भी जन्मदिन है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।
साथ में चंद्रकला देवड़ा और अनिल देवड़ा जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सोनिया ने भेजा हैदराबाद से, ये इनके मम्मी पापा हैं। अमित कौशिक के भाई संदीप ढाका की भी आज एनिवर्सरी है, पर उन्होंने भाभी का नाम नहीं भेजा है, पर बधाई आपको। निकेत अग्रवाल, आदर्श दीवान और सत्यजीत सिंह, इन्होंने ये सारी उस दिन की कहानी सुनाई थी। वेरोनिका, इन्होंने कहा हमने हॉरर फिल्म थी लेकिन हमने एक साथ देख ली, डरे नहीं, अच्छा लगा। NR चौधरी जी हैं और ये जापानी आर्मी से स्कैंडल की कहानी सुनना चाहते हैं, बीकानेर से हैं। मनोज रुखार हैं, सलमान शरीफ हैं, पुनीत यादव हैं अजमेर से, रविशंकर पांडे जी हैं लखनऊ से, फॉरेंसिक स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलना चाहते हैं, तो मैं पक्का रविशंकर जब भी लखनऊ आऊँगा ज़रूर मिलूँगा आप लोगों से। महेश सी पांडे जी हैं और ये अटलांटा US से हैं, और एक इन्होंने गलती बताई थी, एक कहानी में कुछ फैक्चुअल मिस्टेक था, तो थैंक यू वेरी मच महेश जी, आपकी इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए। कोशिश करूँगा आइंदा ऐसी फैक्चुअल मिस्टेक ना हो। भारती हैं मेलबर्न से और राजकिरण की कहानी सुनना चाहती हैं। सुकेश चैन सिंह सिद्धू, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। विनीत शिवपुरिया भोपाल से है और इन्होंने लिखा है कि क्राइम तक की कहानी सुनकर कुछ चीज़ें हुई हैं। ये किसी स्टेशन पे थे, उन्होंने देखा कि 2 दीदियां जो हैं वो ट्रेन से उतरी, रात काफ़ी हो चुकी थी, उन्होंने अपने घर फ़ोन किया, उनके घर वाले लेने आ रहे थे, बट इन्होंने फिर वेट किया कि जब तक उनके घर वाले नहीं आ जाएं ये भी स्टेशन पे उनके पास रहेंगे ताकि कुछ ऐसा ना हो। अच्छा लगा सुनकर। ऐसे ही अगर हम लोग सोचें एक दूसरे के बारे में तो क्राइम भी नहीं होगा और हम एक दूसरे का भरोसा भी जीत सकते हैं। वेरी गुड विनीत। शशि कुमार हैं लुधियाना से और इनको कहना है कि इनको दिखाई नहीं देती, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, कहानी सुनते हैं। थैंक यू सो मच शशि जी आपके इस प्यार के लिए। राजेश तिवारी, इसके अलावा प्रवीण कुमार सिंह हैं, लता दी की कहानी ये भी सुनना चाहते थे। इसके अलावा रमन कुमार हैं, सुजीत पांडे हैं वाराणसी से, दीपक हैं हरियाणा से, सौरभ हैं असम से और चंदन कुमार हैं, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव हैं कोरारी उन्नाव से, रहमा परवीन हैं और इनका कहना है कि हम सब तो आपको देखते हैं, कभी आपका मन नहीं करता क्राइम तक फैमिली को मिलने देखने का? बिल्कुल मन करता है, जब जब मौका मिलता है मैं ज़रूर मिलता भी हूँ, देखता भी हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अजिंक्य जादव साहब हैं, इनका कहना है कि आप भूत की कहानी सुनाते हैं, भूत हमेशा औरत क्यों होती, मर्द क्यों नहीं होता? ये सवाल तो अजीब सा है, लेकिन चलिए इसके ऊपर रिसर्च करके पता करके आपको बताता हूँ। डॉक्टर पंकज सिंह हैं और कैलाश पर्वत की कहानी सुनना चाहते हैं, उत्तराखंड से हैं ये। निशांत कुमार हैं, ललित नारायण मिश्रा की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं सुना चुका हूँ ये। इसके अलावा प्रवेश आलम हैं, नितिन देशमुख हैं और एक शादाब खान हैं, इन्होंने भी लता मंगेशकर की कहानी सुनने की बात की थी। नीरज कुमार तिवारी हैं, ये संतोष आनंद गीतकार जो है उनके बेटे फैमिली की जो सुसाइड की कहानी है वो सुनना चाहते हैं, तो किसी दिन सुनाऊंगा। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।